हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जो एक मेगा प्रोजेक्ट था और 13 सालों तक चला था। इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको हम सीख रहे होंगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। अब क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? एक्चुअल में हम जानते हैं हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है और इस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज रहते हैं, जैसे ए, टी, जी, सी, इनका अरेंजमेंट रहता है। एक स्टैंड में 3.3 इंटू 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दूसरे में भी उतने ही होते हैं और दोनों मिला के 6.6 इंटू 10⁻9 बेसेस पाए जाते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस है जीन बनाते हैं। तो क्या पूरा डीएनए ही जीन होता है? ऐसा नहीं है। हमारे डीएनए का लेस देन 2% पार्ट ही जीन होता है और 98% से ज़्यादा पार्ट नॉन कोडिंग होता है, यानी वो जीन नहीं होता है, किसी भी एमआरएनए या फिर प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता है। तो वो कौन से पर्टिकुलर सीक्वेंसेस हैं जो एक्चुअल में जीन बनाते हैं, इसको जानने के लिए हमें हमारे पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना होगा। और ये जो डीएनए सीक्वेंस किया गया, इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था वर्ल्ड वाइड, उसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे आपको इंसुलिन का जीन बनाना है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसको इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन बनाने के लिए बायोटेक में इंसुलिन का जीन चाहिए होता है। अब इंसुलिन के जीन में इंसुलिन का जीन है क्या एक्चुअल में? न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट ही तो है। तो न्यूक्लियोटाइड्स इंसुलिन के अंदर कैसे अरेंज रहते हैं, ये देखने के लिए ह्यूमन का डीएनए देखना होगा, या क्रिएटिन का जीन है या कोई सा भी जीन है, किसी भी एंजाइम या प्रोटीन का जीन है, वो कहाँ होगा? एक पर्टिकुलर डीएनए में ही होगा। तो उस जीन का सीक्वेंस क्या है, ये तभी हमें पता चल सकता है जब पूरे डीएनए के सीक्वेंस को हम जान पाए। तो पूरे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखना या उसके अरेंजमेंट को समझना, और इन समझने के लिए जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में 13 साल तक चला था और शुरू ये 1990 में हुआ था। तो समझते हैं क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। A very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। अब यहाँ पे हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है। हम जानते हैं कि ये आपकी सेल है, आपकी सेल का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हमारे अंदर पेयर में अरेंज होते हैं। तो एक सिंगल सेट जो होगा हमारे क्रोमोसोम का, इसको हम ह्यूमन सेल का जीनोम कहते हैं। और इस सिंगल पेयर के अंदर जो भी क्रोमोसोम है, इसके डीएनए को सीक्वेंस अगर कर देते हैं तो दूसरे पेयर में भी तो सेम तरीके से डीएनए सीक्वेंस रहता है, क्योंकि पेयर सिमिलर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे ह्यूमन के जीनोम को हम सीक्वेंस कर रहे होते हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP was mega project. Human genome have approximately 3 into 10⁻9 बेस पेयर्स। मतलब क्या है कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं और इनको सीक्वेंस करना है कि मतलब ये जो बेस पेयर्स हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये किस सीक्वेंस में अरेंज हैं हमारे 2.2 मीटर लंबे डीएनए के अंदर। अब ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमारे न्यूक्लियस जो कि 10⁻6 मीटर होता है के अंदर अरेंज कैसे होता है, इसको हम एक्चुअली में डीएनए पैकेजिंग के अंदर देखते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। तो अगर वो आपको नहीं आता है कि इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब इनको सीक्वेंस करना है कि किस सीक्वेंस में अरेंज है। तो हमें लग तो छोटी बात रही है, लेकिन है एक्चुअल में बहुत बड़ी बात। इतने सारे बेस पेयर्स को अरेंज करना है कि पहले ए आया, फिर टी, फिर सी, फिर जी, फिर इसके बाद कौन आया, ऐसे कितनों को अरेंज करना है। इतने बेस पेयर्स, 3 into 10⁻9 बेस पेयर्स को। और जो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग है, ये एक डेटा आपको याद होना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग है, एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट है वो $3 आती है। तो ऐसे इतने हैं तो कितना डॉलर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 इंटू 10⁻9, इतनी कॉस्ट आ जाएगी। मतलब क्या है कि $9 बिलियन कॉस्ट आएगी अगर हम ह्यूमन के कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस कर रहे होंगे। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन।
इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वेयर टू बी स्टोर्ड इन टिपिकल फॉर्म ऑफ बुक, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन बस इस चीज की कि ये ATGCAT ये सब लिखा गया कितनी बार, 3 × 10⁹ टाइम्स। तो इतने बस ATGC को लिखने के लिए 3300 किताबों की जरूरत होगी, जिसमें एक किताब 1000 पन्नों की होगी और उसमें हर एक पन्ने पे 1000 वर्ड्स या 1000 लेटर्स लिखे गए होंगे। मतलब केवल ATGC लिखने के लिए आपको 3300 किताबें चाहिए और हर एक किताब में 1000 पन्ने होंगे और हर एक पन्ने पे 1000 लेटर होंगे। ऐसी आपको 3300 किताबें चाहिए केवल और केवल ATGC लिखने के लिए। इनके इन्फॉर्मेशन को नहीं लिख रहा है कि ये किसको कोड करते हैं, कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, कौन सा हार्मोन बनाएंगे, कौन सा एंजाइम बनाएंगे, क्या सीक्वेंस, ये कुछ भी नहीं लिख रहा है। अभी बस हम केवल न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस लिख रहे हैं और इन सीक्वेंसेस को लिखने के लिए ही केवल 3300 किताबें चाहिए। तो इससे हम ये सीख पा रहे हैं कि बुक के फॉर्म में स्टोर करना तो इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3300 किताबों में केवल ATGC लिख रहे होंगे, इनके डेटा नहीं। डेटा लिखेंगे तो पता नहीं कितनी किताबें हो जाएंगी। तो इसके लिए ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की जरूरत होगी जो कि बहुत फास्ट होगा। तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस लिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किए थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट किए थे, इसको समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics। मतलब क्या है कि बायोलॉजी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देने का काम होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर एंजाइम कौन सा जीन बनाता है, ये पर्टिकुलर हार्मोन ये कौन सा जीन बनाता है, या ये पर्टिकुलर डिजीज किस जीन में खराबी की वजह से हुई है, ये जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से हम पा सकते हैं उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब गोल ऑफ HGP को समझते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का गोल क्या था, हम क्या क्या जानना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। पहला, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन DNA। उस समय हमें यह लगता था कि जो ह्यूमन DNA है उसके अंदर 20 से 25,000 जीन्स होते हैं, बट इन एक्चुअल लगभग 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन DNA के अंदर। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA। मतलब क्या है कि हमारे DNA के अंदर जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, किस फॉर्म में वो अरेंज रहते हैं, उसको देखने के लिए किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, मतलब जो भी अब हमें जानकारी मिलेगी उनको डेटाबेसेस में स्टोर करेंगे। इसके साथ इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब इतने सारे डेटा को एनालिसिस करने के लिए टूल्स इम्प्रूव्ड होने चाहिए जिससे कि हम जल्दी ही एनालिसिस कर पाए और जो डेटा हमको चाहिए इजिली उसको गेट कर पाए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। अब इतना पैसा खर्च होगा तो इससे रेवेन्यू जनरेट करना होगा और रेवेन्यू जनरेट तब होगा जब इसको हम दूसरे इंडस्ट्रीज को बेचेंगे। जैसे मान लो कोई इंसुलिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज है तो उसको इंसुलिन का जीन बेचेंगे कि इंसुलिन का ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, लो भैया तुम इंसुलिन बना लो। तो इसके लिए इसको हमें दूसरे इंडस्ट्रीज को बेचना होगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इसके रिलेटेड टेक्निक्स को भी डेवलप करना होगा। एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज। मतलब क्या है ELSI, मतलब इस प्रोजेक्ट से आने वाले इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करना होगा। बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन पार्टिसिपेटर्स थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये एक्चुअली में इसके मेजर पार्टनर्स थे। दो लोगों ने शुरू किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पहला है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK बिकम मेजर पार्टनर। और इसके साथ जब ये स्टार्टिंग के ईयर्स में था तो वेलकम ट्रस्ट जो UK का है, यूनाइटेड किंगडम लंदन का है, ये भी मेजर पार्टनर बन गया था। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कम फ्रॉम चाइना, जर्मनी, जापान और फ्रांस। इसको मैं ऐसे याद करता, आप याद कर सकते हो, चाइना, जर्मनी, जापान और फ्रांस, इन 4 कंट्रीज का और पार्टिसिपेशन था। मतलब 3 ट्रस्ट थे, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अर्ली ईयर में आ गया कौन, वेलकम ट्रस्ट जो UK का था। इसके साथ 4 कंट्री जो पार्टिसिपेट की थी, चाइना, जर्मनी, जापान और फ्रांस। ये सभी मिलके, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगना था, कितना, $9 बिलियन US, तो ये कोई एक कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए 3 ट्रस्ट आए और इनके साथ 4 कंट्रीज आए, सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि बाद में इससे होने वाले बेनिफिट्स में सबको अपना शेयर भी लेना था, तो सबका अपना कंट्रीब्यूशन था और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2003 में जाके।
इसके साथ ह्यूमन डीएनए के अलावा भी हमने कई नॉन ह्यूमन मॉडल का भी डीएनए सीक्वेंस कर लिया, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट का, सी इलिगेंस का जो कि फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़े तो जाके रिवाइज करिए वहाँ से। प्लांट्स के डीएनए को भी सीक्वेंस कर लिए हैं, राइस के डीएनए और अरबडोप्सिस के डीएनए को, इन सभी के डीएनए को सीक्वेंस किया जा चुका है। अब ये जो ह्यूमन का डीएनए है इसके सीक्वेंसिंग के अपने मेथड क्या है, ह्यूमन के डीएनए को कैसे सीक्वेंस किया गया इसको समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये जो ह्यूमन का डीएनए है 2.2 मीटर लंबा है और 2.2 मीटर लंबे डीएनए को एक बार में सीक्वेंस करने की कोई मशीन नहीं थी। हम एक्चुअल में हमारे पास जो भी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक मशीन है, उस मशीन में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को सीक्वेंस कर सकते हैं, ना कि 2.2 मीटर लंबे डीएनए को एक साथ सीक्वेंस कर सकते हैं। अगर 2.2 मीटर लंबे डीएनए को एक साथ सीक्वेंस कर लेते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट इन एक्चुअल ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सबसे पहले डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं, टुकड़े करते हैं और फिर उन टुकड़ों को सीक्वेंस करके क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज उनके ऑर्डर को लिख दिया जाता है और कौन जीन है कौन जीन नहीं है इसको फिर टैग कर दिया जाता है, उनका नाम दिया जाता है। तो कुल मिला जुला के दो मेथड डेवलप किए गए। जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के उनके दो मत थे। कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि हमें केवल उन्हीं डीएनए के सीक्वेंस को सीक्वेंस करना चाहिए जो एक्चुअल में प्रोटीन और एंजाइम बनाते हैं, मतलब जो एक्सप्रेस होते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कंप्लीट डीएनए को ही सीक्वेंस कर लेना चाहिए। तो दोनों मेथड को हम समझ रहे होंगे। टू मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच, पहले अप्रोच को पढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। और ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मतलब क्या है कि उन सभी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लो जो आरएनए के जैसे एक्सप्रेस हो जाते हैं और ये जो जीन के अपने सीक्वेंस होंगे। जैसे मान लो ये डीएनए है और ये डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, तो इसमें सबको सीक्वेंस नहीं करना है। जैसे मान लो ये जीन है तो इसके सीक्वेंस क्या होंगे, एटीजीसी क्या होगा, इसके अंदर सीक्वेंस जो है नाइट्रोजनस बेसिस का, बस उसको लिख लो। ये दूसरा जीन है तो इसके अंदर सीक्वेंस क्या है उसको लिख लो। इनका लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीन नहीं है। तो उन्हीं जीन को आइडेंटिफाई करना है जो एक्सप्रेस होते हैं किसके फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में, ना कि प्रोटीन के फॉर्म में, क्योंकि आरएनए के बाद प्रोटीन तो बन ही जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्या दिया है कि उन सभी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लो जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। और इस वाले सीक्वेंस को, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को, चूंकि ये सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ESTS। जो दूसरा मेथड था, सेकेंड मेथड, इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड मेथड को हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन और ये एक ब्लाइंड अप्रोच है। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब क्या है कि कंप्लीट जो भी डीएनए है उसको सीक्वेंस कर लेना है, पूरा का पूरा डीएनए, चाहे वो एक्सप्रेस हो रहा हो चाहे एक्सप्रेस ना हो रहा हो, चाहे वो जीन हो चाहे जीन ना हो, कंप्लीटली सभी डीएनए को, पूरे के पूरे 2.2 मीटर डीएनए को। मतलब क्या है कि ये हमारा डीएनए था तो इसमें बस जीन को ही नहीं करना है, जीन के अलावा ये जो पार्ट बचे रह गए हैं इन पार्ट को भी सीक्वेंस कर लेना है और इसीलिए इसको हम ब्लाइंड अप्रोच कहते हैं। तो जो सेकेंड अप्रोच यानी ब्लाइंड अप्रोच है, सीक्वेंस एनोटेशन, ये सीक्वेंस एनोटेशन कैसे करते हैं इसको हम समझ रहे हैं। तो इसके लिए कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस करना है और सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले टोटल डीएनए को सेल से आइसोलेट किया जाता है। कोई भी ह्यूमन सेल ले लो और उससे ह्यूमन का डीएनए बाहर निकाल लिया तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए बाहर निकल गया है। अब इस डीएनए को सीक्वेंस करना है तो सीक्वेंस करने के लिए क्या करते हैं समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को सेल से बाहर निकाला। दूसरा, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, और इसको RE एक एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको आप अगले चैप्टर यानी बायोटेक में पढ़ने वाले हो, इसको टुकड़ों में काट लिया जाता है, यानी इनके फ्रेगमेंट्स कर लिए जाते हैं। अब दो दिक्कत आती है और दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। समझते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आप जानते होंगे या इसको पहले पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आए होंगे। जैसे कि मान लो ये फ्रेगमेंट हो गया तो ये पहला फ्रेगमेंट है, ये दूसरा फ्रेगमेंट है, ये तीसरा, और ऐसे ही ये चौथा फ्रेगमेंट होगा। इन फ्रेगमेंट को काटने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया होगा। मान लो ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा और यहां पे ये चौथा फ्रेगमेंट है। तो जब डीएनए का आइसोलेशन किया जाना होगा तो एक मशीन होगी। इस मशीन में हम फ्रेगमेंट यहां से निकालेंगे, डालेंगे और यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या सीक्वेंसेस है वो आ जाएंगे। ठीक, तो पहला
फ्रेगमेंट तो मान लो हमको पता चल गया, पहला फ्रेगमेंट को डाल दिया और मशीन ने पहले फ्रेगमेंट के जो सीक्वेंसेस थे उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिख भी दिए, लेकिन पहले फ्रेगमेंट के बाद दूसरा फ्रेगमेंट इसमें से कौन सा होगा हमें कैसे पता चलेगा? इसमें से दूसरा फ्रेगमेंट यही वाला है, उस पर लिखा तो होगा नहीं कि भैया हम दूसरा फ्रेगमेंट है, अब पहले के बाद दूसरा नंबर हमारा है और दूसरे के बाद तीसरा नंबर हमारा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? जब एक ही टेस्ट ट्यूब में सभी के सभी फ्रेगमेंट होंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि पहले फ्रेगमेंट के बाद दूसरा फ्रेगमेंट कौन सा आने वाला है? तो पहली दिक्कत तो ये होगी। और दूसरी दिक्कत क्या है? आप जानते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 13 साल तक चला था और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो 13 साल तक ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं ये लिविंग कैसे रहेंगे सेल के बाहर? क्योंकि सेल से तो आइसोलेट कर चुके हैं इन फ्रेगमेंट को, तो सेल से बाहर आइसोलेट होने के बाद इस डीएनए को लिविंग कंडीशन में रखना है। तो 13 साल तक इसको लिविंग कंडीशन में मेंटेन कैसे करेंगे? अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो मान लो पहले को सीक्वेंस कर लिया, दूसरे को कर लिया, तीसरे को कर लिया और चौथा वाला फ्रेगमेंट खराब हो गया, फिर पांचवा वाला ठीक है, तो चौथा वाला फ्रेगमेंट हम फिर लेके कहां से आएंगे? तो इन दिक्कतों को खत्म करने के लिए कुल हमारे पास कितनी दिक्कतें अभी एक्चुअल में हो चुकी हैं? 2। पहला तो ये कि पहले के बाद दूसरा यही है, ये कैसे पता चलेगा? और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्रेगमेंट 13 साल तक लिविंग कैसे रहेंगे? जो डीएनए के फ्रेगमेंट है 13 साल तक लिविंग स्टेट में कैसे रहेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्रेगमेंट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है जो कि एनसीईआरटी में बहुत कम लाइनों में मेंशन्ड है, क्लोन इन अ सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। मतलब क्या है कि वेक्टर का यूज करके, ये आप बायोटेक में पढ़ते हैं, इन सीक्वेंसेस को क्लोन कर दिया जाता है। और कौन से वेक्टर होते हैं? जो वेक्टर है वो है BAC और YAC, मतलब बैक और येक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इनको फर्दर हम बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर ग्रो करा देते हैं। मतलब क्या है? सिंपल सी बात करते हैं। एक सेल ले लो बैक्टीरिया की या फिर ईस्ट की ही ले लो, दोनों में से कोई ले लो, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट। बैक्टीरियल और ईस्ट के सेल के अंदर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के हेल्प से ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं बैक्टीरियल या ईस्ट के सेल के अंदर, और फिर इनको कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करा दिए जाते हैं और ऐसे कई सारे सेल बना लिए जाएंगे। तो ऐसे जितने हमारे पास फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही एक्चुअल में कल्चर मीडियम के सैंपल बनाए जाते हैं और फिर पहले के बाद कौन सा फ्रेगमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो ये दिक्कत तो खत्म हो गई क्योंकि अब हमारे पास ये पूरा का पूरा सैंपल ही है, ये इतने बैक्टीरियाज हैं। तो ये बैक्टीरिया 13 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये माइटोसिस कर रहे होंगे। और हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर चूंकि यूनिसेलुलर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशन नहीं आएंगे, जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। तो 13 साल तक, 15 साल तक या उसके ज़्यादा टाइम तक भी जो हमारा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए था उसी फॉर्म में मेंटेन रहेगा बैक्टीरिया के अंदर। तो जब हमें वो डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए तो बैक्टीरिया के अंदर से वो फ्रेगमेंट निकालेंगे और सीक्वेंस कर लेंगे। तो 13 साल तक ये जो डीएनए है जिंदा कैसे रहेगा? इसको जिंदा रखने का टेक्निक क्या है? बैक्टीरिया या फिर ईस्ट या फिर किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। अब ये इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं आप बायोटेक के अंदर सीखते हैं या नहीं सीखते, बट यहाँ पे आप ये सीख पाए हो कि इनको 13 साल तक लिविंग स्टेट में रखा कैसे जा सकता है। अब बात करते हैं ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, अब पहले फ्रेगमेंट के बाद दूसरा फ्रेगमेंट आएगा, इसको हम कैसे पहचानते हैं? तो इसका जवाब भी बायोटेक के पास ही है क्योंकि ये सब बायोटेक के ही एक्चुअल में एप्लीकेशंस है। होता क्या है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। ये डीएनए है, तो इस डीएनए में हम एक्चुअल में ऑब्लिक कट करते हैं। ऑब्लिक कट कैसा होता है? ऐसा वाला कट। तो जब ऐसा वाला कट करते हैं तो ये डीएनए ऊपर इतना बड़ा रहता है, नीचे इतना छोटा हो जाता है, और जो दूसरा वाला डीएनए होता है वो नीचे बड़ा और ऊपर छोटा हो जाता है। तो यहाँ का जो ये सीक्वेंस होगा ना यहाँ पे, उसी का जस्ट कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे पाया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सीक्वेंस A और T है, तो यहाँ पे सीक्वेंस T और A पाया जाएगा। तो AT के बाद अगले वाले डीएनए में जिसमें TA वाला सीक्वेंस आएगा उसको हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये पहला वाला था, तो हो ना हो ये वाला दूसरा वाला होगा। वैसे ही यहाँ के जो कटिंग होगा वो भी ऐसा ऑब्लिक कट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तीसरा पहचान जाएंगे। मतलब क्या है कि ये जो ओवरलैपिंग एंड है, ओवरलैप कर रहा है, जाके इस वाले से ओवरलैप कर जाएगा, जुड़ जाएगा। इस ओवरलैपिंग एंड के अकॉर्डिंग ही हम ये जज कर पाते हैं कि पहले फ्रेगमेंट के बाद दूसरा फ्रेगमेंट कौन सा आने वाला है। और फिर क्या है, पहले फ्रेगमेंट को हम पहचान गए,
जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन है उसके अंदर डाले, सीक्वेंस कर लिए। फिर दूसरे फ्रेगमेंट को भी हम पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, तो वो किससे जुड़ने वाला है, पहला किससे जुड़ेगा ये हम बता सकते हैं। तो फिर दूसरे को सीक्वेंस कर लेंगे और ऐसे कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को हम सीक्वेंस कर सकते हैं। और ये कहने में आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअल में बेटा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो 13 साल में फिर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि सबको अलग अलग मीडियम में ग्रो कराना है। हर डीएनए के फ्रेगमेंट के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम प्रिपेयर करना है, फिर हर एक फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करना है, उसके इन्फॉर्मेशन को डाटाबेस में इकट्ठा करना है, टाइम लगेगा और इसीलिए इसमें 13 साल का समय लगा था। तीसरा स्टेप क्या था, क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। इसको आप समझ चुके हैं कौन से होस्ट होते हैं, बैक्टीरिया है और ईस्ट है, कुल मिला जुला के कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो असेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहे होंगे, असेक्सुअली प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएशन नहीं आएगा और हम भी तो यही चाहते हैं कि वेरिएशन ना आए और जो डीएनए हम जिस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो डीएनए इनके अंदर उसी फॉर्म में ही प्रेजेंट रहे। वेक्टर्स वेयर बैक और येक, मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाला वेक्टर होता है और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाला वेक्टर होता है। ये वेक्टर क्या करते हैं, अपने ऊपर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, अपने ऊपर ये इस फ्रेगमेंट को चिपका के बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर लेके चले जाएंगे, बस इतना इनका काम है। ये एक्चुअल में कैसे होता है हम सीख रहे होंगे बायोटेक में। फ्रेगमेंट्स वाज सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, ये एक मशीन होती है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, और इस मशीन में जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट डालते हैं उनके सीक्वेंस को ये बता देती है, लेकिन एक्चुअल में ये सीक्वेंस डीएनए के फ्रेगमेंट का ही बता सकती है, कंप्लीट डीएनए का यानी 2.2 मीटर लंबे डीएनए का नहीं बता सकती, इसलिए तो डीएनए को काटना पड़ा। इसका प्रिंसिपल क्या है, इस मशीन का प्रिंसिपल क्या है, इस मशीन का जो प्रिंसिपल है वो डेवलप किया गया था भाई फ्रेडरिक सेंगर, और फ्रेडरिक सेंगर साहब ने ही प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की भी जानकारी दी थी। सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा इसको डेवलप करने का काम भी किसका था, फ्रेडरिक सेंगर का था। These sequences were that arranged based on some overlapping region present in them, और ये जो सीक्वेंस होते हैं, ये जो फ्रेगमेंट के अंदर सीक्वेंस होते हैं पहले के बाद दूसरा ही सीक्वेंस में आएगा, इसको कैसे अरेंज करते हैं, ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। देखो एनसीईआरटी सब कुछ लिखती है, थोड़ा सा लिखती है, इन डिटेल नहीं लिखती है, लेकिन जानकारी इसके अंदर सब कुछ की होती है। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग, और ये जो ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट होते हैं ये फ्रेगमेंट के सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग रीजन जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक डेटाबेस क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड ओनली इन मे 2006, मतलब क्या है, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स थे और इसको सीक्वेंस करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, और इसीलिए जहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में ऑफिशियली कंप्लीट हो गया था, इसकी सीक्वेंसिंग में 2006 तक का समय लगा, मतलब 3 साल और ज़्यादा लगा। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या अपने फीचर्स थे इसको हम समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम हमारे अंदर पाए जाने वाले डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर चुके थे, तो हमें ये पता था कि हमारे अंदर जो भी डीएनए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और अब हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर इन एक्चुअल 3164.7 मिलियंस बेस पेयर होते हैं, मतलब 3.1647 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ बेस पेयर होते हैं, जिसको हम पहले लिख देते थे 3 × 10⁹ या फिर 3.3 × 10⁹ लिख देते थे, बट इन एक्चुअल कितना होता है 3.1647 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ बेस पेयर। अब हम एक्चुअल डेटा दे सकते हैं क्योंकि हमें अब इन एक्चुअल पता चल चुका है, हम सीक्वेंस कर चुके हैं कि हमारे अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, मतलब क्या है कि हमारे में लगभग 30,000 जीन पाए जाते हैं, और अगर एक जीन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाएंगे इसका एवरेज निकालें तो लगभग 3000 बेसेस आते हैं एक जीन के अंदर, बट साइज वेरीज ग्रेटली। लेकिन अब ये तो एवरेज है ना 3000 की, ठीक है 30,000 जीन पाए जाते हैं, एक जीन में ऑन एन एवरेज 3000 बेसेस पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा और बहुत कम का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन जिसको हम डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं, इसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं, मतलब कितने 24 लाख बेसेस होते हैं। एवरेज कितना है 3000 का, लेकिन सबसे ज्यादा कितना पाया जा सकता है, अपर लिमिट कितनी है 24 लाख की। ये 24 लाख बेसेस किस में पाए जाते हैं, डिस्ट्रोफिन में।
इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000। मतलब क्या है कि अब हमारे अंदर हमें पता चल चुका है कि कुल कितने जीन हैं, 30,000। पहले हम कितना सोचते थे कि 80,000 से लेके 1,40,000 जीन होते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे अंदर जीन कितने हैं, 30,000। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। मतलब 30,000 जीन डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इस 30,000 में से 15,000 जीन का ही फंक्शन हमें अभी तक पता है, और 15,000 जीन हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं इसकी जानकारी आज भी हमें नहीं है। तो 50% जीन का फंक्शन आज हमारे लिए नोन है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद भी 50% जीन का फंक्शन आज तक हम नहीं जानते हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। मतलब क्या है कि जैसा कि स्टार्टिंग में आपको भी बताया था मैं कि हमारे डीएनए का 2% से कम पार्ट कोडिंग होता है, और 98% से ज़्यादा पार्ट नॉन कोडिंग होता है। मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन किसी प्रोटीन को नहीं बना रहा होगा, और 2% से कम पोर्शन ही प्रोटीन को बनाता है, कोड करता है, एमआरएनए बनाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? और ये जो 2% है क्या एक किनारे पे होता? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ये हमारा डीएनए है, तो इस डीएनए के बीच में कहीं ना कहीं जीन होगा, और यही जीन कोडिंग होता है। लेकिन इन जीन को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो ये कुल कितना हो सकता है? 2% से भी कम। तो जो नॉन कोडिंग पोर्शन है उसको हमारे डीएनए में ज़्यादा बनाया गया, और जो कोडिंग पोर्शन है वो हमारे डीएनए में कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर अगर किसी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, कोई खराबी हो जाए, तो उस खराबी के चांसेस नॉन कोडिंग पार्ट में ज़्यादा हो और कोडिंग पार्ट में कम रहे, जिससे हमारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई डिजीज़ ना हो। तो हमें डिजीज़ से बचाने के लिए जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो ज़्यादा बना और कोडिंग पार्ट कम बना इवोल्यूशन में। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम्स। और ये जो रिपीटेड डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, जैसे ये नॉन कोडिंग है ना, इस नॉन कोडिंग वाले रीजन में ही रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो क्या होते हैं रिपीटेड सीक्वेंस, और ये नॉन कोडिंग पोर्शन में पाए जाते हैं, इसके बारे में मैं अगले टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको समझा रहा हूँ। Repetitive sequence are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding function. मतलब ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. और ये किसके लिए जरूरी है? इवोल्यूशन के लिए। मैं बताया ना कि ये जो नॉन कोडिंग पोर्शन होते हैं ये 98% से ज़्यादा है, इनके पास रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, और ये हमारे डीएनए के अंदर इसलिए है ताकि ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें और वेरिएशन इनकी वजह से अराइज ना हो पाए। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज़ मोस्ट जीन्स। जो क्रोमोसोम फर्स्ट है इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लेट की गई थी मई 2006 में, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं। कितने जीन होते हैं? 2968 जीन अकेले क्रोमोसोम फर्स्ट के पास होते हैं, और क्रोमोसोम वाई के पास सबसे कम जीन होते हैं। कितने? 231 जीन। यानी क्रोमोसोम वाई जो हमारे अंदर है उसके पास केवल और केवल 231 जीन ही है, जबकि सबसे ज़्यादा जीन किसके पास हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट। और ऐसे मिला के कुल 46 क्रोमोसोम के अंदर कितने जीन हैं? लगभग 30,000 जीन्स। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences, जिसको SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको SNPs कहते हैं। मतलब क्या है कि हमारा डीएनए है, अगर मैं अपने डीएनए को आपके डीएनए से कंपेयर करता हूं तो ये 1.4 मिलियन लोकेशन पर अलग होगा, और ये अलगाव किसकी वजह से है? केवल और केवल एक नाइट्रोजनस बेस या एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस की वजह से, और इसलिए इसको हम SNPs कहते हैं, SNPs कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से अलगाव। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस में कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी हेडिंग है। अब अगले टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। कंप्लीट 12th और फिर इसके बाद कंप्लीट 11th की NCERT बेसिस सीरीज आने वाली है, जिसमें मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जो नीट के लिए एकदम सटीक होगा, और जैसे मैंने नीट में बेहतर कर पाया वैसे आप भी बेहतर कर पाओ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी वीडियो पे कंटिन्यूटी बनाए रखें और सभी लेक्चर को प्रॉपरली कंप्लीट करें। जितनी भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वीडियो को रोक के पॉज करके अपने NCERT में हाईलाइट करें और एक एक पॉइंट कंप्लीट करें। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल लिखी गई है NCERT पे उसको अपने किताब में, अपने बुक में, NCERT में मेंशन करें और सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करें नीट से पहले। धन्यवाद।